बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब रिफान। नाज़रीन, मुल्क के अक्सर व बेशतर शहरों में इस वक्त स्मोक के डेरे हैं। गर्द की चादर ओढ़े इस फजाई आलूदगी ने हर शय धुंधला कर रख दी है। सांस लेना भी महाल है। सिर्फ हमारे मुल्क की फजाएं ही गर्द आलूद और जहरीली नहीं हो रही, बल्कि हमारे सियासी और कानूनी मामलात भी हर गुजरते दिन के साथ गर्द आलूद, धुंधले, घुटनज़दा और जहरीले होते चले जा रहे हैं। एक फरीक दूसरे की बात सुनने और स्पेस देने को तैयार नहीं। मामलात में इस कदर अबहम है कि कौन सी बात सच और कौन सी अफवाह है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। खुद हुकूमती अरकान भी हर मामले को उलझाने में कोई सानी नहीं रखते। आईनी तरमीम की ही बात की जाए तो 10 दिन पहले 26वीं आईनी तरमीम का शोर था, लेकिन अब 10 दिन बाद 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा शुरू हो चुका है। खुद हुकूमत के कुछ अरकान इसके आने की खबर दे रहे हैं तो बाज़ हुकूमती अरकान इसको अफवाह बता रहे हैं। गुजरे दोनों में हमने देखा कि राना सनाउल्लाह, बैरिस्टर अकील वो दो अहम हुकूमती रहनुमा हैं जो इशारों कनाइयों में 26वीं के बाद 27वीं तरमीम के जल्द होने का इंदिया दे रहे थे, तो आज हुकूमती तर्जुमान अता तारड़ ने ऐसी किसी भी तजवीज़ के ज़ेर गौर होने से इनकार कर दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस खबर को झुठला रहे हैं, जबकि आईनी तरमीम पर हुकूमती तजाद की ये वाहिद मिसाल नहीं। बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में भी हुकूमत मुनक़सिम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत बहुत से हुकूमती रहनुमा साबिका खातून अव्वल की रिहाई को डील से ताबीर दे रहे हैं, लेकिन ये वजाहत नहीं कर रहे कि आखिर बुशरा बीबी ने डील की तो की किससे और इस डील के नकात थे क्या। लेकिन राना सनाउल्लाह बार बार बुशरा बीबी की रिहाई को मेरिट पर करार दे रहे हैं और बता ही रहे हैं कि उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। इन्हीं दो मिसालों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासी मामलात पर हुकूमत किस कदर कंफ्यूजन का शिकार है। तो दूसरी जानिब पीटीआई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पार्टी में ग्रुपिंग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। हर रहनुमा एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। फैसला साजी का फुकदान है और पार्टी की सिमत का कुछ अंदाजा नहीं। बुशरा बीबी को रिहाई के बाद मरकजी लीडर के तौर पर तो जरूर देखा जा रहा है, लेकिन उनकी सियासत में शमूलियत पर भी एतराज किया जा रहा है। आज की पब्लिक ओपिनियन में यही जानने की कोशिश करेंगे कि डूबती कभी उभरती पीटीआई का मुस्तकबिल आखिर है क्या, और क्या धड़ों में तकसीम पीटीआई में इक़्तिदार की नई जंग शुरू हो गई। क्या बुशरा बीबी पसे पर्दा रहकर मुहिम लीड करेंगी। इसी तरह यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि 27वीं तरमीम के बाज़गश तो सुनाई दे रही है, लेकिन क्या 26वीं आईनी तरमीम के कलदम होने के इम्कान भी पैदा हो रहे हैं। इन टॉपिक्स पर हमारे साथ देंगे लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार अहमद वलीद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लॉ एक्सपर्ट बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवरज़ा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। वलीद साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट है, मैं चाहूँगी कि वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएं, क्योंकि जो दावा वो कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पसे पर्दा कुछ और चल रहा है कि जिसकी खबर खुद पीटीआई को नहीं है। और बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब को इल्म है, इमरान खान साहब को इल्म है और बुशरा बीबी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा पीटीआई में नहीं जानता। आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो ख्वाजा साहब दावा कर रहे हैं वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, एक तो ये हुकूमती जितने भी मिनिस्टर्स हैं या लीडर्स हैं उनके तजादात आप देख लें कि राना सनाउल्लाह कुछ कहेंगे, दूसरे लीडर्स जो कुछ कहेंगे। ख्वाजा आसिफ की आप ट्वीट देख लें कि उसमें बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो गैर मामूली है, तो इसका मतलब है कि कुछ उन्हें अंदाज़ा है कि क्या हुआ। अब राना सनाउल्लाह जो है वो इसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं वो तो मेरिट पे हुआ। तो ये तजादात जो हैं पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बन चुके और कोई एक लाइन नहीं मिलती कि किसी पार्टी या हुकूमत को कि आपने इस मौजू के ऊपर ये बयान देना। आपने कभी नहीं देखा कि एक बंदा जो है वो मतलब बयान दे और सारे जो बाकी लीडर्स हैं वो भी सेम बयान उस तरह का दें। हर कोई अपनी अपनी यानी वो डेरा लगा के बैठा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जो शहबाज कैंप के लोग हैं उनका बयानिया मुख्तलिफ है और जो नवाज कैंप के लोग हैं उनका बयानिया मुख्तलिफ है। हाँ, देखिए, अब तो इस वक्त तो शहबाज कैंप जो है वो ऑब्वियसली जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त ज़्यादातर वही हैं, लेकिन जो इनका नवाज शरीफ का जो कैंप था वो तो मतलब ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज में आया नहीं। लेकिन राना सनाउल्लाह पहले कहते थे मैं मिनिस्ट्री नहीं लूँगा क्योंकि मैं हार चुका हूँ, लेकिन फिर उन्होंने एडवाइजरी ले ली, तो उसके बाद फिर वो भी शहबाज कैंप में चले गए। अब वो वही बातें करते जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है उनकी बातें। लेकिन बात ये है कि कोई क्लैरिटी नहीं है दोनों तरफ से। उधर पीटीआई में आप देखें हर कोई अपने बयान देगा। अब पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि हमने किसकी बात सुननी है, क्या करना है। और वाज़े तौर पर कोई ऐसा यानी कि सामने नहीं आई पॉलिसी कि कौन अब लीड करेगा।
आपने देखा कि जब से चले इस मामले पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करते हैं कि कौन पार्टी को लीड करेगा, लेकिन इसी सवाल को जरा मजीद क्लियर करते हैं। अनवर साहब, शहरी इक़्तिदार में खबरें गर्दिश क्या कर रही हैं कि वाकई वहां पर भी यही तासुर पाया जा रहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई और इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं उनकी रिहाई इसी डील का नतीजा है? ज़रियाब, जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के मराहल में थी और 1 माह का यह प्रोसेस था, उस 1 माह के दौरान इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खासी जो बर्फ है वो पिघली है। और बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो रिजॉल्व भी हुए हैं। और इसमें एक बड़ी अहम शख्सियत, कल मैंने उनका जिक्र भी किया था और शायद मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मौलाना फजल रहमान साहब। उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ आपको बड़ा स्मूथ नज़र आ रहा है। ये सब कुछ तयशुदा है और उसी के तहत ये किया जा रहा है। अब ये बहुत सारे कम लोगों को इस बारे में इल्म है। बानी पीटीआई को पता है और अली अमीन गंडापुर को पता है, बुशरा बीबी को पता है, मौलाना फजल रहमान जानते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को पता है और फैसला साज जो है, जो फैसले की कुव्वत रखते हैं, तो यही वजह है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर साहब के अचानक से गायब होने के ऊपर कोई नेगेटिव एक्शन नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे अभी भी अली अमीन पर एतमाद है। इज दैट सो? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, जो कुछ अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं उसको बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर जानते हैं और उनको हिमायत भी हासिल है। आपने देखा कि जिन्होंने भी अली अमीन गंडापुर के बारे में बानी पीटीआई से शिकायत की, उनकी शिकायत का अजाला तो नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बानी पीटीआई के करीब रहे और उन्होंने उनकी तमाम जो फैसले थे उनकी हिमायत की। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को फ्रंट फुट पर रख कर ये सारी चीजें तय की जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीजों की जो अनफोल्ड होंगी और आपको महसूस होगा आने वाले वक्त में कि किस तरह चीजें तय की गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अनवर साहब का पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं तो लीगल ओपिनियन आपका लेना चाह रही हूँ बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से, कि कानूनी मामलात को देखें तो वाकई उनकी रिहाई बनती थी क्योंकि जमानत इससे पहले भी कई दफा हो चुकी है। दूसरा ये भी एक खबर जो कि दी न्यूज में कोट की गई है, दावा ये किया गया कि गंडापुर साहब को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन दोनों खबरों को अगर मैं देखूं, दैट इज अ स्पेकुलेशन। गिरफ्तार कोई केस है फिलहाल जिसके बारे में हमें नहीं पता। कोई एफआईआर छुपा के रखी, जो कि इस मुल्क के अंदर एक कौमी खेल है कि एक एफआईआर ऐसी छुपा के रखो कि कभी जब आपको ब्लैकमेल करना पड़े, आर्म ट्विस्ट करना पड़े, तो आप वो निकाल के उसमें गिरफ्तारी कर लें। लेकिन जहाँ अभी तक के केसेस हमारे पास हैं, तो जी उनकी जो है रिहाई भी हुई है, जी हाँ उनकी पहले बेल भी हुई थी। और अगर हुकूमत को कोई ऐसा प्रॉब्लम थी या कोई ऐसे आपने स्पेकुलेट करना है कि नहीं, इट वॉज नॉट ऑन मेरिट, तो अभी तक तो हमें उसकी अपील अगेंस्ट एक्विटल रिहाई के खिलाफ उनकी कोई अपील भी नजर नहीं आती। और अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात करी थी, अगर वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई देयर वाज समथिंग बिहाइंड द द डोर्स, तो क्या फिर मैं समझू कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्टी ने डील किया उनके साथ? ये स्पीड गोज अगेंस्ट हिज ओन पार्टी। ठीक है, ही इज प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने, ठीक है, आप जो हम उनकी बात करेंगे जो आपको इस टाइम पे विजिबली सामने नजर आ रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी है, उन्होंने बुशरा बीबी के साथ डील की है? This is a question. ये 22 तशवीश तो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खुद इस वक्त। और ऑफ कोर्स अगर वो कहते हैं कि ये ऑन मेरिट नहीं है, तो एक तरफ हमें नजर आता है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोसिक्यूशन टीम उनकी है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस उनका है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच उनकी है, डीपीजीज उनके हैं, और उसके बाद आपकी जो एडवोकेट जनरल ऑफिस उनका है। तो अगर उन्होंने अपील भी नहीं की और ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब की ऐसी ट्वीट आती है, तो उसका मतलब कि ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरी जो हुकूमत है उसके अंदर देयर आर सम ब्लैक शीप्स, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मसला चल रहा है जिसकी वजह से जी हमने गलत, उनकी रिहाई भी गलत हुई, हम उसकी अपील भी नहीं करेंगे और इट वाज इलीगल, और मेरी पार्टी के कुछ लोग उनके साथ मिले में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या भुगतने पड़ सकते हैं? जैसे अनवर रज़ा भी कह रहे हैं कि बर्फ पिघली जब फजल रहमान साहब के साथ मेल मुलाकातें चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एनीवेज, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुनैद साहब, ख्वाजा साहब जो दावा कर रहे हैं कि आप लोगों के पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं, बुशरा बीबी की रिहाई कुछ यूं ही नहीं हुई, और दी न्यूज में ये कोट किया गया कि पीटीआई के किसी एक पर्सन ने ये खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में कहीं ना कहीं किसी से ये बात की है कि बुशरा बीबी की रिहाई उन्हीं की मरहून मिन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। पीटीआई ने पहले दिन से ये नहीं कि डील की हमें ऑफर नहीं हुई थी, 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी मुसलसल जो कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, वो इन लोगों की तरफ से थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना पहले डील की और ना आज हम कोई डील पे यकीन करते हैं। हम आवाम पे, जमहूरियत पे और आईनी पाकिस्तान पे यकीन करते हैं। और बुशरा बीबी ने 9 महीने बगैर कोई जुर्म किया, वो अदालतों ने उसको ऐसी केसों में सजा दी जिसपे सजा बनती नहीं थी। अच्छा। और उसने बगैर किसी वजह के, सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो इमरान खान
उसके कोई केस था ही नहीं, तो वो उसमें डील की कहां से आई? फेयर इनफ जुनैद अकबर साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि सुनने में आ रहा है कि वो आगे चलकर पार्टी के सियासी मामलात में मुदाखलत भी उनकी नजर आएगी, शिरकत भी नजर आएगी पार्टी इजलासों में। ऐसा वाकई होने जा रहा है कि वो लीड करेंगी या फिर पसे पर्दा रहकर लीड करेंगी मामलात को? नहीं, न पार्टी का इस तरह को कोई है, न उसका खुद का कोई इरादा है, न पार्टी क़यादत की तरफ से ऐसी कोई बात है। वो इमरान खान की बीवी है और हर बीवी का जो है उसको फिक्र होती है अपने शौहर के, अगर वो उस पर किसी वकील से ब्रीफिंग ले या उससे उसके मामलात देखे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम ये समझे कि सियासत में अगर उसके आना है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं, उसका भी हक है, वो आ सकती है पाकिस्तानी शहरी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी में इस तरह की कोई नहीं है। इमरान खान इंशाल्लाह उसको लीड करेगा। और अच्छा, ये जो पार्टी ग्रुपिंग के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें क्या, इनमें हमने कुछ देखा भी कि सलमान अकरम वर्सेस फैसल चौधरी साहब, फिर अली मीन गंडापुर साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया जो आप लोगों की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है, और उन्होंने कहा कि पार्टी में से गद्दार लोग निकल चुके हैं और अब जो लोग मौजूद हैं वही पार्टी को लीड करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें अली अमीन साहब ने जो कहा है उसने ये बात की कि जिन लोगों ने खान को बुरे वक्त में छोड़ा है तो पार्टी से उसकी जो वफादारी तो है मशकूक हो गई ना। तो इंशाल्लाह ताला जो पार्टी के साथ जुड़े हैं इसमें इख्तिलाफ राय होती है, और इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, हम कोई इदारा नहीं है कि उसमें डिसिप्लिन होगी। हाँ, इस पे बात हो सकती है कि इख्तिलाफ राय हमने कहाँ करनी है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं जो पाकिस्तान इमरान खान से हमें है। इख्तिलाफ राय होती है, पॉलिसियों पे होती है, उसकी गवर्नेंस पे हो सकती है, लेकिन सब इमरान खान के क़यादत पे और उसके झंडे के नीचे इंशाल्लाह सब मुत्तहिद है। और इंशाल्लाह जो ग्रुप बनाएगा वो अपनी ही जो है अपनी सियासी कबर खोदेगा, वही ग्रुप सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो इमरान खान का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की रिहाई के बाद चूंकि जब वो पेशावर में मौजूद है तो वहां पर भी खबरों का बाजार गर्म है। ख्वाजा आसिफ साहब के बाद अली मीन गंडापुर साहब के जो बयान है मैं चाहूंगी जरा वो भी आप सुने, फिर उसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करते हैं। सुनिए कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब क्या कह रहे हैं। अहमद वली साहब, पहले ख्वाजा साहब की परेशानी हमने देखी, फिर फैसल करीम कुंडी साहब का भी बयान आपने सुन लिया। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद वाकई जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी सफ़ों में हलचल मच चुकी है? नहीं, हलचल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कि पार्टी के अंदर से काफ़ी सारा मामला जो है सामने आ रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो अब पार्टी के मामला देखेंगी। और ये जो बात हो रही थी कि नहीं वो सियासत में नहीं आ रही, लेकिन अगर पार्टी के इजलास वो में बैठेंगी और सारे मामला तय भी करेंगी। खान साहब जेल में हैं और उसके बाद बाहर जो है वो मामला अगर उनको किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर पा रहे, ये बड़ा मसला है। मसला ये जैसे कह रहे थे कि जुनैद अकबर साहब कह रहे थे कि जी हम वो जो गद्दार हैं वो निकल जाएंगे, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको, लेकिन मसला फिर वही आता है खान साहब के पास, यानी बानी PTI जो हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर एक शख्स जो है उसने अगर कोई वायलेशन की है तो उसके जो लोग हैं पार्टी के वो कहेंगे जी ये गद्दार है, लेकिन वो जब बानी PTI से मिलता जाके तो वो कहते ठीक है यार आप सुलह करें ख़त्म। यानी इसका मतलब है कि किसी और का कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को कुछ कहे कि जी हम इसके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। अगर बानी PTI ने कह दिया कि नहीं हमने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, इसी तरह से अगर जैसे फवाद चौधरी हैं वो ओपनली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सारे जो लीडरान इस वक्त, लेकिन कल तो खान साहब ने भी कह देना कि आप जरा खामोश रहें तो बेहतर है। उस मीटिंग में कहा फैसल चौधरी की कि जहाँ पे सुलह करवाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको फवाद चौधरी को भी समझाएं कि वो अपने बयानात जो हैं वो ध्यान से दें, लेकिन वो फवाद चौधरी बिल्कुल बाज नहीं आ रहे, क्योंकि वो देखते हैं कि जो पार्टी के असल लोग थे वो तो छुपे हुए हैं। छुपने से मुराद ये है कि वो सामने आते तो गिरफ्तार होते हैं। और इस वक्त जो पार्टी के लोग हैं बहुत सारे जो कि बिल्कुल सामने थे ही नहीं, जिनमें वकला ज़्यादा, और उन्होंने आके पार्टी को सामने से लीड कर रहे हैं। तो इस पे सारा कंसर्न है पार्टी के अंदर कि पार्टी ये समझती है कि ये लोग तो कभी किसी सियासी मामलात में कभी पहले आए नहीं, तो अब जो सब बिल्कुल गायब हुए हैं तो उनकी जगह पे ये आके बैठ गया, खान साहब को इनको बानी PTI को मशवरे दे रहे हैं। तो ये सारी जो चल रहा है काम, ये पार्टी के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त, और वो कन्फ्यूजन तभी दूर होगी जब ये कोई इनकी ऐसा कोई बॉडी बने उनकी अपनी, और उनको बानी PTI जो है वो लीड करें और बताएं कि हमने किस तरह से चलना है। लेकिन बानी PTI जो है वो भी आपने देखा कि जैसे पहले बात हुई कि नजरियाती
लोग सब के सब छोड़ गए। हाँ जी, उसके बाद नए लोग आते हैं। बयानिया कोई नजर नहीं आ रहा है, एक एजेंडा नजर नहीं आ रहा है कि जिस पर पीटीआई काम कर रही हो, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अनवर रजा साहब, हमने देखा है कि हमारी सियासत में, इस मुल्क की सियासत में कुछ एंट्रीज जो है वो बड़ी हादसाती तौर पर होती हैं। क्या बुशरा बीबी की एंट्री भी कोई एक हम में देखेंगे, इसको प्लान ना किया जा सके, लेकिन सियासी चूंकि हम देख रहे हैं कि ग्रुपिंग है, कोई क़यादत का फुकदान है, समझ नहीं आ रहा कि किसको फॉलो करना है। हो सकता है कि बुशरा बीबी अगर कमांड करती हैं तो ग्रुपिंग पार्टी के अंदर खत्म हो जाए। देखिए, बानी पीटीआई ने ये तय किया हुआ है, जिसके तहत ही बुशरा बीबी जो है वो पेशावर गई और वहां पर जाकर वो पार्टी के इजलास में शिरकत भी करेंगे और मुमकिन है आइंदा दिनों में आप देखें कि वो जलसे जुलूसों में हिस्सा हाँ, लेंगे। मैं यही और दूसरी पेशावर बात जलसे के हवाले से भी पूछना चाह रही थी कि वहां पर नजर आ सकती है हमें। जी जी, बिल्कुल मुमकिन है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुशरा बीबी जो है वो दरपर्दा या फ्रंट फुट पर आकर पार्टी को लीड करेंगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि पार्टी के अंदर जो तकसीम है उसको खत्म किया जा सके। और पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर अलाइन है। बानी पीटीआई ने, मेरी इतला तो यही है कि उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया है। अब होगा क्या, कानूनी इशूज जो है, मामलात हैं, उनको सलमान अकरम राजा जो है वो डील करेंगे और फ्रंट फुट पर बुशरा बीबी होंगे। अच्छा। इस तरह पार्टी को इंटैक्ट रखा जाएगा और पार्टी में जो धड़ेबंदी है और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और हर शख्स जो अपनी अपनी बात की बोलियां बोल रहा है उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने ये तय किया है, ये डिसीजन लिया, ये फैसला किया है कि उन्होंने बुशरा बीबी को आगे रखना है और उनके साथ सलमान अकरम राजा जो है वो उनका साथ देंगे। वो कानूनी और आईनी इशूज को देखेंगे, अदालतों को देखेंगे, पार्टी में उनको मुशावरत करेंगे, उनको एडवाइस देंगे। और बुशरा बीबी को फ्रंट फुट पर इसलिए रखा गया है कि बानी पीटीआई की जो कमी है जेल के अंदर है वो सामने नहीं है, उसको दूर किया जा सके और पार्टी के अंदर इत्तेहाद को कायम किया जा सके। क्योंकि पार्टी में जो लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं और जो ओपिनियन है उनको रोका जा सके और पार्टी में जो तकसीम पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं किसी भी जानिब से, उसको रोका जा सके। इसलिए बुशरा बीबी को वक्ती तौर पर आगे लाया जा रहा है उस वक्त तक जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ जाते। और ये बिल्कुल प्लान लेकिन बुशरा बीबी की संजीदगी आपको नजर आ रही है खान साहब को जेल से बाहर निकालने में? क्यों नहीं। देखिए, बुशरा बीबी ये सब कुछ इसलिए कर रही है। देखिए, बुशरा बीबी की रिहाई जो है ये एक सॉफ्ट पैगाम है। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसला साजों के दरमियान एतमाद साजी का पहला कदम है। इस कदम को मौलाना फजल रहमान ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। आप इसको समझिए। देखिए, इसका मतलब कि फिर फैसल करीम कुंडी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की जो तशवीश है वो जायज है। बैरिस्टर साहब, मैं हरगिज वकला को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, लेकिन जिस कदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर केसेस का बोझ है, एक लीगल टीम है जो कि उन मामलात को देख रही है, लीडरान भी अंदर हैं, खुद बानी पीटीआई भी अंदर है, उनकी बहनें भी थी, खैर वो बाहर आ चुकी हैं, वर्कर्स भी अंदर पर मौजूद हैं। तो कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि सियासी मामलात को देखे और एक बंदा लीगली मामलात को बात देखे। है जो अभी टीम जो कि पीटीआई को अपेरेंटली लीड कर रही है, मेरे ख्याल से कभी खान साहब से इनमें से बेशतर एक से या दो दफा ज्यादा मिले भी होंगे। अच्छा। और बात ये इनका तो फ्लूक लगा हुआ है। देयर आर मेनी पीपल हु आर जस्ट देयर लीगल टीम का हिस्सा बन के, जो कि जिनको इतना सूट करता है रोज 8 से 9 7 से 8 टीवी पे आगे बैठना इस फ्लूक के साथ, कि वो मेरे नहीं ख्याल से कभी चाहेंगे खान साहब बाहर भी आए। अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि इलेक्टेबल्स आपको एक पार्टी के अंदर नजर नहीं आते। अगर आपने इसी तरह चलाना था तो आप लाहौर बार के सदर को, हाई कोर्ट बार के सदर को पार्टी का हिस्सा बना दें, उनको पार्टी चलाने दें। इट लुक्स मोर लाइक वकला की पार्टी रादर देन पॉलिटिकल पार्टी एनी मोर। आपको कोई इसमें इलेक्टेबल नजर नहीं आता। इनफैक्ट जब इलेक्टेबल्स के खिलाफ जब इलेक्टेबल जो वोट लेकर आए हैं वो कोई बयान देते हैं तो उनको रोका जाता है कि नहीं जी, जो वो पंजोता साहब बयान दे रहे हैं उनका ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा दे। सो इट इज़ थोड़ा सा जो है ये को देखना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर इस पार्टी को आपने एज ए पोलिटिकल पार्टी लेके चलना है तो इसमें इलेक्टेबल्स को थोड़ी वैल्यू ज़्यादा दे। वो अगर निकल गए या वो लेकिन वो इलेक्टेबल्स हमने देखा ना, कुछ तो निकल गए, कुछ रोपोश हैं, तो फिर कौन लेकर चलेगा? किसी न किसी को आप जब इलेक्टेबल्स को पहले देखिए जी, आपका एक पैराशूटर आता है मरवत नामी, जिसको आप पार्टी के अंदर हेड बना देते हैं अपेरेंटली। सलमान साहब आते हैं जो कि पार्टी के वकील थे। उसके बाद आप देखते जाइए ना, उसके बाद वो आते हैं इस्लामाबाद बार से एक नुमाइंदे आते हैं, फिर पंजोता साहब उनके एसोसिएट आकर अब पार्टी को लीड करने लग जाते हैं। जो दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। कोई इनके अंदर इस टाइम पे कोई वो तो है नहीं जो आप फवाद चौधरी साहब हो जाए या कोई पुराने लोग हो, ठीक है। वो अब जो कहते हैं जो पुराने लोग जो थे वो सारे असल लोगों ने अब टेक ओवर किया, जो पहले थे वो सारे के सारे वो अपेरेंटली वो गद्दार थे। तो इसका मतलब जो पार्टी के सारे इलेक्टेबल्स हैं वो गद्दार हो गए। अच्छा, किसको रखना किसको नहीं रखना, बैरिस्टर साहब इसका फैसला तो खान साहब नहीं करना है, लेकिन मैं पर्सनली जाती तौर पर आपकी राय जानना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा ना कि लीगली टीम जो है वो प्राइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, तो प्राइम पॉलिटिक्स करने के लिए जैसे फवाद चौधरी साहब या इसके अलावा भी कुछ और लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि पार्टी उन्हें एक बार फिर से एक्सेप्ट करे, आपकी जाती राय में
क्या स्टांस होना चाहिए पीटीआई का? बजाय कि गौहर साहब, लतीफ़ खोसा साहब जाकर खान साहब से मिले, मेरे ख्याल में इनको इलेक्टेबल्स को अपने पास बुला के उनके साथ डील करनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए कि पार्टी को इस सिम्त में लेके चले। अब तो मसला ये है कि वकालत के धड़े जो हैं वो पीटीआई के अंदर 3 मुख्तलिफ धड़े बैठे जिनकी आपस में लड़ाई चल रही है कि शाम को पंजोता डील करेगा या आसमा जहांगीर ग्रुप डील करेगी या दूसरा ग्रुप डील करेगा। तो दिस इज व्हाट पीटीआई इज फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं नाज़रीन, देखते हैं पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 23 करने का बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है और इस पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत खासी हमें एक्टिव नज़र आ रही है। ये बात 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के लिए या फिर उसके हवाले से जो सामने आने वाले नताइज हो सकते हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए हुकूमत की कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। बैरिस्टर साहब, क्या ये मफाद आमा के हुसूल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है या फिर सियासी मफाद आमा के हुसूल के पेश नज़र? जी, सियासी के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैनेज करने के लिए। 26वीं आईनी तरमीम में आपके शो पे भी शुरू से कहता है वो यही थी कि उसमें और कुछ नहीं था, उसका नाम होना चाहिए था ऑर्डिनेंस ऑफ हाउ टू डिविएट फ्रॉम मंसूर अली शाह, ठीक है, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस। और वो उन्होंने किया, वो होने के बावजूद भी वो इतनी, वो कहते हैं ना, जब आपने स्पेकुलेट भी करना हो या कोई दिमाग लड़ा के कोई किसी को डिविएट भी करना हो, दैट शुड बी डन विद इतने दिमाग के साथ कि वो आपके आगे आके ना खड़ी हो। आप इस छोटी 26वीं आईनी तरमीम जो आपने डिविएट करने की कोशिश की वो भी कोई ऐसी थी कि आप उनको डिविएट ना कर सके, जिसकी वजह से आपको 27वीं लानी पड़ी। 26वीं आईनी तरमीम हमारे मुल्क का दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा था, वो भी रात की तारीकी पर 12-12 फजर की नमाजें पढ़ी जा रही थी असेंबलियों के अंदर। क्यों जी? आईनी तरमीम आ रही है, ठीक है। आईनी तरमीम लाने में जल्दी क्या थी? ओ जी, आपके चीफ जस्टिस साहब रिजाइन कर रहे हैं या वो उनकी रिटायरमेंट हो रही है तो हमें आईनी तरमीम इसलिए। लेकिन बैरिस्टर साहब, याहिया अफरीदी साहब तो हुकूमत की पसंदीदा शख्सियात में से एक है ना, मतलब 2 जजेस को निकाल कर उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को एक्सेप्ट किया। इंस्टीट्यूशन भी तो है ना जी। याहिया अफरीदी साहब ने कानून, आपने काजी फैज़ ईसा साहब की आखिरी देखी जिसमें उन्होंने एक बड़ा मैं कहूँगा एक इंकशाफ किया, जिसमें उन्होंने कहा इट वाज ही वाज वेरी सरकास्टिक, जिस तरह वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि वो समझते, हमें तो बड़ी जल्दी समझ गए लेकिन वो शायद याहिया अफरीदी साहब को नहीं समझ सके, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएंगे। ये उनकी आखिरी खाने की तकरीर थी। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर साहब, अभी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा इख्तियार वली साहब ने ज्वाइन किया है, केपी के असेंबली से मेंबर हैं। इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, अभी जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। आपकी पार्टी के कुछ लोग मुतजाद राय रखते हैं, कुछ कह रहे हैं कि हाँ इसके ऊपर काम हो रहा है और कुछ इसे मानने से इनकारी हैं। ताहम जो अतातारड़ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। आप बता दीजिए कि वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है, और ऐसा अगर होने जा रहा है तो वो कौन सी ऐसी शिकें हैं जो रह गई थी 26वीं आईनी तरमीम में, जिसको 27वीं आईनी तरमीम लाकर पूरा किया जाएगा? तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले देखिए, एक बात आप जहन नशीन कर लें कि आईन बनाना ये कौमी असम्बली का काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है। आईन पे फिर तरमीमें लाना फिर आपके वक्त की जरूरत होती है, और इसकी मिसाल ऐसी है, ये असल काम जो कौमी असम्बली का है वो आईन साजी है। अच्छा। दस्तूर साजी नहीं करेगी तो ये नाले सड़कें जो है ना ये बनाना, ये तो कोई काम नहीं है उसका। आपको पूरे मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाना, इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाना, कानून बनाना, दस्तूर बनाना, उसमें अमेंडमेंट करना, यही काम पार्लियामेंट का है। और जब भी आप एक क्रिकेट मैच खेलते हैं, इफ यू आर अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट, इफ यू आर अ प्लेयर ऑफ हॉकी और फुटबॉल, तो आपको हर बार ये महसूस होता है उस मैच के बाद। लेकिन इख्तियार वली साहब, ये आईनी तरमीम जरूरत के तहत लाई जा रही है, नजरिए जरूरत के तहत लाई जा रही है? गुड क्वेश्चन जी। ये आईनी तरमीम जरूरत के तहत लाई जा रही है, फिर नजरिए जरूरत के तहत लाई जा रही हैं? अगर आप मेरी बात सुन ले तो आपको समझ आ जाएगी। मैं तो आपके बात का जवाब ही दे रहा हूँ। जी, मैं यही बात कर रही हूँ ना कि आपकी बात से ही मेरा सवाल है कि लग तो नहीं रहा कि ये मफाद आमा की जरूरत के पेश नजर लाई जा रही है? तो आपको लग भी जाएगा। तो कहिए इख्तियार वली साहब, हम सुन रहे हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, आपके सुनने के लिए मशकूर हूँ। तो जब भी, जिस तरह आप कभी कोई मैच खेलते हैं किसी भी खेल का, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तो आपको पता लगता है कि इसमें क्या कमी रह गई और अगला मैच होगा तो उसमें मैंने क्या करना है। सो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि 27वीं आईनी तरमीम कब आ रही है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम देख रहे हैं कि मतलब इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है।
तो अच्छा। उसके लिए पहले तैयारी होगी, ड्राफ्ट बनेगा, तो उसके बाद उस पर डिबेट होगी। ये भी नहीं तय हुआ कि कल परसों या अगले ठीक है, हफ्ते फेयर या इनफ, 10 फेयर दिन इनफ। में। इख्तियार साहब, इस पर पॉइंट आपका क्या, लेकिन ये भी बता दीजिए कि जजेस की तादाद 23 करने के हवाले से इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें अवाम घंटों लाइनों में खड़ी रहती है कि पेट्रोल की कीमत 2 रुपए नीचे गिर गई, लोग 12 बजे के बाद जाके पेट्रोल डलवाते हैं। वहां पर इतनी भारी भरकम सैलरीज के साथ अगर जजेस मुख्तस किए जाएंगे, मुकर्रर किए जाएंगे, तो सवाल तो होगा। इख्तियार वली साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? शायद लाइन ड्रॉप कर गया इख्तियार वली एक साहब। जुमला अगर आप इजाज़त दें, जी। अगर हमारे मुल्क की नॉमिनेटेड जो लॉ मेकर्स हैं अपेरेंटली, उनको एक आईनी तरमीम लाने के बाद एक दूसरी आईनी तरमीम लानी पड़े कि पिछली वली में हमसे गलतियां होगी, हाउ अनकॉम्पिटेंट कैन दे बी। और सर जो बात करते हैं, हर मैच में मुल्क का दस्तूर मैच नहीं होता, ठीक है। 1973 के आइन के बाद आज तक जो है 25 आईनी तरमीम थी। आप इस 2 हफ्ते के अंदर जो है वो 26वीं 27वीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मुल्क का आइन इसलिए इस्तेमाल हो रहा है एज अ टूल टू एक्चुअली डील विद द जजेस इन सर्टन क्वार्टर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो सर आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। और आपकी आइन इतना मजाक नहीं होता कि आप उसमें 27वीं आएगी तो आप कहेंगे हमने गलती से सोचा नहीं था, हमें अगले मैच में पता लगा कि हम तो ये चीज़ें भूल गए, हमने तो ये चीज़ केटर नहीं की। तो आप अगर अपनी सियासत की तरह, जोड़ तोड़ की तरह मुल्क के दस्तूर को बनाना शुरू कर देंगे तो आप भूल जाएंगे कि 26वीं में क्या हुआ था तो 31वीं में क्या था। इट इज़ नॉट अ जोक एंड इट इज़ नॉट अ मैच ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी। अहमद वली साहब, हुकूमत को आदत हो गई है डेथ ओवर्स के बाद सुपर ओवर खेलने की? बस देखिए, टाइमिंग और जो इंटेंशंस हैं उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं सब। यानी इतनी जल्दी फ़ौरन से तरमीम लाना, फिर अगली तरमीम का सोचना, गौर करना, ये इस पे डाउट्स है। तरमीम तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। अगर कोई दस्तूर साजी, जैसे इख्तियार वली साहब कह रहे थे कि असम्बली का काम है, पार्लियामेंट का काम है कि जी दस्तूर साजी करना, बिल्कुल दस्तूर साजी करना अवामी मफाद में बहुत ज़रूरी है जहाँ जहाँ पे आप सोचते हैं। लेकिन एक लंबी बहस और ओपन पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर डिबेट होती है और फिर वो चलती रहती डिबेट। उस डिबेट में से फिर पॉइंट्स निकलते हैं जिसमें फिर उसके बाद दस्तूर साजी होती है, जो कि मुतफ़िक़ा तौर पर दस्तूर साजी होती है, जिसमें अपोजिशन को भी मौका दिया जाता है कि आप इसको डिबेट करें, जिससे हुकूमत जो है लर्न करती है, उसके बाद वो तरमीम करती है ताकि वो तरमीम जो है यानी लॉन्ग लास्टिंग हो। ये नहीं कि 4 दिन बाद आपको ख्याल आए कि नहीं हमें तो अब ये चेंज करना है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि दस्तूर साजी आप करें, लेकिन जो इस टाइम पे अपोजिशन को बिल्कुल कॉर्नर करके ये सारा कुछ करके आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से, और फिर रातों रात आप बैठे हैं, रात की नमाजें पढ़ रहे हैं और सारा ये काम कर रहे हैं, उसमें कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा जो कहेगा ये कौन सी तरमीम हो रही है जिसके लिए रात आप जाग रहे हैं और आपको फिक्र लगी है। यानी बिलावल जो है वो हैदराबाद से फ्लाई करके वापस आके जलसे से खिताब करके फिर पहुंच रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर। तो ये सारी एक्टिविटी जो है मशगूल हो जाती हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, इख्तियार वली साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। ज़रा मैं बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मैं चाहूँगी कि उनका मौक़िफ़ भी जान लिया जाए। इख्तियार वली साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का ये एक ट्वीट जो कि बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये डील का नतीजा है और बहुत कुछ चल रहा है। सर, अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त के लिए बाइस तशवीश तो होगा। आपको भी कुछ ऐसे ही लग रहा है? क्योंकि फैसल करीम कुन्नी साहब को भी हमने सुना, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही है कि जैसे वो नहीं चाह रहे कि बुशरा बीबी के आने के बाद जो है वो मामला कहीं ना कहीं हुकूमत वक्त के लिए प्रॉब्लमैटिक जरूर होंगे। देखिए, डील हो या डील हो, दोनों जो है ना, वो तो इमरान खान ने, जो बानी पीटीआई है, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मैंने बात करनी है, मैं आर्मी चीफ के साथ बैठना चाहता हूँ, मैं डीजीआई के साथ बैठना चाहता हूँ। उन्होंने इनकार कर दिया था। वटेवर जो भी था, वो तो डील के लिए और एनआरओ के लिए पहले दिन से वो तगोदो कर रहे हैं। फिलहाल जो है तो उनको डील मिल गई है जिसमें 2 चश्मे यही होती है। तो वो डील जो है ना वो उनको मिली हुई है, लेकिन अभी डील नहीं हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सीनियर हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं, अपनी राय देने में आजाद हैं। आपने इससे पहले सवाल किया तो आप पूछ रही थी कि मतलब ये जजेस की तादाद ज्यादा क्यों की गई है। तो देखिए, आबादी बढ़ने के साथ जिस तरह कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सीटें बढ़ती हैं, तो इसी तरह जो है तो हर बात को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लाखों केसेस जो है इंसाफ लेने के लिए लोगों के, अल्लाह न करे कि आपका कोई केस वहां पे पड़ जाए,
तो वो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। सही। हम तो ये चाहते हैं इस आईनी तरमीम का जो मकसद बुनियादी, जो इसका बेसिक एसेंस था बुनियादी तौर पर, वो यही था ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट से आईनी बर्डन जो है वो शिफ्ट हो और जो इसका अपना काम है ये उस पे करने चले को। इख्तियार वली साहब, हम भी दुआ गो हैं कि जिस चीज का इशारा आप दे रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं अपने मौकिफ में कि बर्डन कम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर से और अवामी केसेस जो है उनकी सुनवाई होनी चाहिए, वी जस्ट होप कि ऐसा ही हो। अनवर रजा साहब, बड़ी मासूम के साथ बड़ी लेट में आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर 27वीं तरमीम होने भी जा रही है तो सर क्या कुछ इसमें होने जा रहा है? वो चीजें कहां पर हाफ कुक रह गई जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सकी लेकिन अब 27वीं तरमीम में जरूर होंगी? देखिए ज़रियाब, एक तो 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ने बहुत उजलत की। एक माह के वक्त में भी वो बहुत सारी कमियां कोताहियां जो थी वो इस बिल में रह गई। देखिए ना, 56 से 22 आप शिकों पर आए और आपने तरमीम की। देखिए, आपको ये सोचना चाहिए, बिल्कुल इख्तियार वली साहब, ये आपका इख्तियार है, कानून साज हैं आप, लेकिन क्या कानून साजी इस तरह की जाती है कि इतवार के रोज फजर के वक्त आप इस 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवा रहे हैं, इसलिए इस खौफ से कि शायद ये सुबह अदालत जब खुलेगी तो इसको चैलेंज ना कर लिया जाए। देखिए, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती, दस्तूर इस तरह नहीं आगे बढ़ते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए थी। आपको अपोजिशन की तरमीम को, इसमें शिकों को, उनकी तजावीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। खैर चलिए, ये गुजर गया, इससे आपको सबक सीखना चाहिए कि दस्तूर के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाता। आपका हक जरूर है, लेकिन इसके साथ अगर आप लार्जर इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेते, इत्तफाक राय पैदा करते, 2 माह 3 माह 4 माह लगा लेते, आप इसी में सारी जो आप अमेंडमेंट चाहते थे वो कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन वक्त मैटर करता था, हालात मैटर करते थे, इलेक्शन कमीशन का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग थे, ये बहुत सारे फियर्स थे, खौफ थे। इन खौफ की वजह से हुकूमत ने उजलत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से शायद ये दिन देखना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए ना तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एग्री हैं और ना ही मौलाना फजल रहमान साहब। अभी ये डिस्कस हुआ है, शहबाज शरीफ साहब अभी तो ये चूंकि फिर वो मजबूरी थी ना, आप देखिए ना कि जो फैसला साज थे उनका भी तो कोई, देखिए ना, जब आप किसी से कुछ चीजें लेते हैं तो फिर आपने उनको रिटर्न भी कुछ करना होता है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकती होंगी इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो इलेक्शंस के बाद की जो सिचुएशन थी वो आप समझती हैं आहिस्ता आहिस्ता बदलती चली गई। लिहाजा 26वें के बाद 27वीं और 8 जो उस पर मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब तो एग्री नहीं है, क्योंकि आप देखिए 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी खामियां जो है, उसका वजन जो है वो ज्यादातर बिलावल भुट्टो पर और मौलाना फजल रहमान पर पड़ा है। ठीक है, अच्छा मेरे पास मुख्तसर रह गया है बैरिस्टर साहब, कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम लाई जाएगी। आपको लगता है कब का इंतजार किया जाएगा? सवाल मेरा पूरा सुन लीजिए। बिकॉज़ अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई आईनी तरमीम 27वीं इसलिए ना लाई जा रही हो बिकॉज 26वीं के बाद उनको ऐसा हो कि पहले तो सीनियर जजेस रिटायर हो जाएंगे, अब रिजाइन कर देंगे, बिकॉज तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस बन रहे हैं। क्योंकि उन्होंने नहीं किया तब उस 27वीं के अंदर नंबर बढ़ा के वहां से नंबर छोटी छोटी से। मैं आपको बात बताऊं, जजेस को खुद से हम लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी ले ले, वो भी इसलिए ना क्योंकि पहले तो उन्होंने रिटायर नहीं किया, वो 3 से हम 5 पे ले आए। जजेस आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, आपने उनको खुद से बना रहे हैं, यू नो, आप तफ्तीश का वाइस बना रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट को आप ले लीजिए, आपके यहाँ इतने एजुकेटेड जजेस हैं। आज हमने ये तो बात होनी चाहिए थी, बजाय कि हम आईनी तरमीमी की तरफ ये देखें, तरमीमों की तरफ ये देखें कि जजेस को किस तरह डिरेल किया जा रहा है, उनको कंट्रोल करने का किस तरह अकोमोडेट किया जा रहा है। नहीं, अकोमोडेट नहीं जी, ये कंट्रोल करने का तरीका है। अगर 5 में से 1 को लगा के उस 1 को अकोमोडेट करें तो आप पूरे जुडिशल सिस्टम को डिरेल सर, जब आप एडहॉक को उठा के लेकर आएंगे ना तो फिर वो अकोमोडेशन ही हुई। देयर यू गो। आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक साइबर बुलिंग के ऊपर एक वर्ल्ड क्लास जजमेंट पास की ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन साहब ने आज, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल में ये आपकी वेस्टर्न जजमेंट्स के मुताबिक जज, क्या हमने उसके बारे में कोई बात की? नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कल को ये भी जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, ये भी मफाद आमा के ही केसेस हैं। अगर इस पे हम लोग खुल के बात करें, वो अलग बात है, बड़ा मुख्तसर सा वक्त रह गया है। आपका लास्ट कमेंट में लूंगी अहमद वली साहब। हुकूमत इंतजार करेगी 27वीं आईनी तरमीम का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के एक्ट को तब्दील करने के लिए, या फिर सदारती हुक्मनामा भी जारी किया जा सकता है? सदारती हुक्मनामा भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हैं जो 27वीं तरमीम आइन है। में नहीं होता। हाँ, अच्छा, उसमें ये कि अब हुकूमत जो है वो इसको गौर करेगी कि कैसे इसको हमने आगे जाके कोई तब्दीली लानी है, तो उसके बाद फिर कोई डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसमें जो उन्होंने किया है कि जी चीफ जस्टिस जो है वो अकेले सो मोटो नहीं ले सकते, बाकी जजेस जो उनकी मतलब मशवरा शामिल होगा, वो तो चले आप कह सकते हैं कि ठीक है, माजी की मिसालें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही इस बारे में। ठीक, चले, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेट्स सी, अभी 26वीं आईनी तरमीम की सयाही सूखी नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम की बात को सुनाई दे रही है। लेट्स सी कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।